माँ सरस्वती किसी का कर्ज नहीं रखती, कभी ना कभी आपको सफलता जरूर मिलेगी। और एक मार्गदर्शक चाहिए था, होता है सबके लिए, जो अच्छा मार्गदर्शन करे और आपके ऑब्स्टेकल्स जो है हटा। ऑब्स्टेकल्स मतलब थोड़ा कंफ्यूजन और डोमिनेट होना, थोड़ा धैर्य खोना, मेहनत कम करना, समय का एडजस्टमेंट मैनेजमेंट ना करना, ये सारे ऑब्स्टेकल्स हैं। और कुछ जानकारी का ना होना, जिसके लिए हर्ष बिहारी सर हैं, हमारे ऑनरेबल हर्ष बिहारी सर, काफी बेस मजबूत करने में वो बहुत अच्छे हैं, माहिर हैं। मैं भी वहाँ पे पढ़ा हूँ, परीक्षा रिफ्रेशर पे। हेलो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम हेलो हर्ष सर। बिहारी श्रीवास्तव, हेलो सर। लॉ एक्सपर्ट्स, परीक्षा रिफ्रेशर, ऑनलाइन लॉ क्लासेस फ्रॉम इलाहाबाद। डियर स्टूडेंट, आज आप लोग के बीच में मध्य प्रदेश स्टेट के डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम के जज मिस्टर संजीव सिंह जुड़े हुए हैं, जो परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस के बहुत ही पुराने स्टूडेंट रहे और आपने अपने जीवन में बहुत संघर्ष भी किया है और एक सिंपल परिवार के स्टूडेंट रहे। इलाहाबाद में आके आपने काफ़ी दिनों तक स्टडी किया और आज इस मुकाम पर पहुँचे कि जो एक प्रतिष्ठित जगह होती है जहाँ से आप किसी के साथ न्याय कर सकते हैं और ऐसे लोग के साथ न्याय कर सकते हैं जो बहुत ही छोटे तबके का होता है, जिसको हम लोग कहते हैं कंज्यूमर। संजीव, आपका परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। और थैंक यू सर, गुड इवनिंग एवरीवन। और गुड इवनिंग सर। गुड गुड इवनिंग इवनिंग सर। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। सर। चलिए गुड इवनिंग सर। रास्ते का आनंद लेते रहिए और क्लास चलती रहती है, फिर जैसे घर पहुंचिएगा फिर और जुड़ जाइएगा। संजीव, ये आपके सब जी जी हाँ, आपके ही संस्थान के सब नए स्टूडेंट हैं और जी। स, आपके तरह सबको बड़ी दिल में इच्छा है कि हमको कंज्यूमर का ही जज बनना है। और ये लोग सब सिविल जज की तैयारी कर रहे हैं, कुछ बिहार स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, कुछ यूपी की तैयारी कर रहे हैं और किसी ने अपना प्री निकाला है, कोई अभी मेंस दे रहा है। कुछ लोग ऐसे जो हायर जुडिशल के लिए तैयारी कर रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि लॉ के स्टूडेंट अपनी जैसे जैसे उनकी क्वालिफ़िकेशन होती है, एक्सपीरियंस होता है, उस हिसाब से अपने जुडिशरी की तैयारी को बढ़ाते घटाते रहते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि आज आप अपने अनुभव को शेयर करिए, इन लोग के साथ घुल मिल के बात करिए, इन लोग की जो क्वेरीज़ हो उसको आप बताइए। अब अगली आवाज़ आपकी रहेगी, संजीव सिंह की। जी, आप सभी को शुभकामनाएं। आप लोग अच्छी मेहनत करिए, और माँ सरस्वती किसी का कर्ज नहीं रखती, कभी ना कभी आपको सफलता जरूर मिलेगी। और एक मार्गदर्शक चाहिए था, होता है सबके लिए, जो अच्छा मार्गदर्शन करे और आपके ऑब्स्टेकल्स जो है हटा। ऑब्स्टेकल्स मतलब थोड़ा कंफ्यूजन और डोमिनेट होना, थोड़ा धैर्य खोना, मेहनत कम करना, समय का एडजस्टमेंट मैनेजमेंट ना करना, ये सारे ऑब्स्टेकल्स हैं। और कुछ जानकारी का ना होना, जिसके लिए हर्ष बिहारी सर हैं, हमारे ऑनरेबल हर्ष बिहारी सर, काफी बेस मजबूत करने में वो बहुत अच्छे हैं, माहिर हैं। मैं भी वहाँ पे पढ़ा हूँ, परीक्षा रिफ्रेशर पे। और जो बेस है, हमारा आधार है, तो उन्हीं का दिया हुआ है। और जिस चीज की नींव मजबूत होती है, तो इमारत स्वाभाविक रूप से अच्छी होगी। और तो आप लोग उसके रंगाई पुताई कर लेंगे, बेस अच्छा रखिए, सर का मार्गदर्शन रहेगा। और देखिए, फील्ड ऐसा है कि आपको कंटिन्यू तो करना पड़ेगा। सबसे जरूरी होती है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी टूटनी नहीं चाहिए। बीच बीच में मैं भी जनरल वर्ग से हूँ, और मार्क्स और मेहनत के लिए हमें कहना चाहिए काफी असफलताओं का भी सामना करना पड़ता है। मेरिट ज्यादा करनी पड़ती है, छोटे छोटे आधे नंबर एक नंबर से चूके भी हैं, कुछ भी है। तो सर हमारे लिए कहना चाहिए कि बैटरी रिचार्ज करने का काम सही करते थे। जब कभी जाए तो कभी परिस्थितियां आई, ट्रैक से बाहर भी हुए, काफी समय लगा मुझे कहीं ना कहीं सफल होने में। अभी भी सर मुझे ट्रैक से बाहर नहीं जाने दे रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट जज के लिए उनका कमिटमेंट है कि यू यू आर डिजर्व, आप सफल हो गए, छोड़ना नहीं। तो सर मुझे फॉर्म भरवाया करते हैं, और हर जगह डिस्ट्रिक्ट जज में
और सिलेक्शन दिलाने में मुझे लगे हुए हैं और काफी श्रेय रहा है उनका। तो आप लोग लगे रहिए, और रिचार्ज बैटरी आपकी जब डाउन होने लगेगी तो सर जरूर करेंगे। कंसिस्टेंसी आप बरकरार रखिए, कंटिन्यूटी रखिए, मेहनत करिए। थोड़ा मेहनत समय के अनुसार से ज़्यादा करनी पड़ेगी, और थोड़ा समय बदला है अब, रूलिंग्स ज़्यादा पूछने लगे हैं, तो ऑनलाइन भी थोड़ा सा हेल्प लिया करिए। जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के डिसीजंस हैं, तो कई एग्जाम्स में मैं देखा हूँ कि वो माइल स्टोन डिसीजंस ना पूछ के लाइटली पूछ लेते हैं। थोड़ा सा ध्यान उधर भी रखिएगा। लेकिन जो बेस है अपना, कहना चाहिए कि फंडामेंटल एक्ट है, मेजर एक्ट है, उनको तो कॉमन है, वो सभी स्टेट के लिए कॉमन है, उनको तो आप बिल्कुल कंटेस्ट कर लीजिए। और सर के मार्गदर्शन में तो लगभग वो हो जाता है। माइनर एक्ट्स भी हैं, तो माइनर एक्ट्स के लिए भी आप सर की मदद ले सकते हैं। और माइनर एक्ट्स में आदमी लोकल एक्ट और माइनर एक्ट के कारण बाहर होता है फाइल से। बाकी मेजर तैयार कर लें तो वो कॉमन होते हैं, सभी जगह हम उन्हें कॉमन करके पढ़ के सब जगह दे सकते हैं। लेकिन लोकल लॉ और माइनर एक्ट जो है, तो थोड़ा सा उस पर ध्यान देना पड़ेगा। तो कृपया आप लोग उस पर भी ध्यान देंगे। और हमारा कहना ये है कि आप लगे रहेंगे तो सफलता मिलेगी, ऐसा नहीं है, छोड़िएगा नहीं। सर मेरे लिए भी यही कहते हैं कि छोड़ना नहीं। और बीच बीच में कई परिस्थितियाँ आई कि मैं पढ़ नहीं पाता था। कई बार ऐसी परिस्थितियाँ आई कि पढ़ नहीं पाए, कुछ हुआ। लेकिन एक आदत थी हमारी कि पढ़ने को खरीद ले। देखिए आप रास्ते में हैं गाड़ी में, तो हमको लगता है कुछ आप संपर्क टूटा है। हाँ संजीव, आवाज़ आ रही इधर है? नहीं तो उधर। हम्म। आप सभी सुन पा रहे हैं हमें? हाँ ठीक है, जी बीच में कुछ जी जी डिस्टर्ब। सर। सर। हम्म। जी सर। यस सर। आप कोई क्वेरी हो तो प्लीज, एनी क्वेरी। देखिए आप लोग को अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो तो एक एक करके आप लोग पूछ लें। सर गुड इवनिंग। हेलो जैसे सर। कि आपने बताया कि असफलता आपको भी कभी कभी मिली है, तो उस टाइम आप क्या करते थे? जैसे कि हम लोग बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं या बहुत दिन तक डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो फिर उससे बढ़ने के लिए कुछ समझ नहीं आता कि क्या करें नहीं करें। हाँ, सही बात है। आदमी को वो डोमिनेट नहीं होना है, लगता है, लेकिन उसका सिर्फ आप ये रखिए कि असफल हम क्यों हुए। सिर्फ एक कारण है कि सफलता का प्रयास सच्चे मन से या पूरी ताकत से नहीं हुआ, थोड़ी कोशिश की जरूरत और है। मैं अपनी असफलताओं के पीछे यही समझता था, है ना। और मानता था कि ये अपनी भूल मानता था कि नहीं, गलती हुई है हमसे, और प्रॉपर जितनी क्षमता से तैयारी करनी चाहिए था उस पर कमजोरी हुई है। और ये स्वाभाविक है और ट्रू है, यूनिवर्सल ट्रूथ है ये। आप उसे एक्सेप्ट करेंगे और सुधार लेंगे तो सफल हो जाएंगे। और आप में से किसी का कोई क्वेश्चन जल्दी जल्दी करिए ताकि सब। सर गुड इवनिंग सर। गुड सर इवनिंग। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कोई व्यक्ति अगर जो है कोई मतलब गाड़ी अगर खरीदता, कोई भी चीज अगर खरीदता है, तो वहां से अगर वो मतलब बुकिंग करा देता है, मतलब 10,000 या जो भी है, तो बुकिंग जो मतलब स्लिप होती है उस पे अगर वो लिख देता है कि ये नॉन रिफंडेबल है, तो क्या हम इसके लिए सूट मतलब हाथ से लिखा हुआ सर ये माना जाएगा कि मतलब ये नॉन रिफंडेबल हो गया या रिफंडेबल हो गया, तो इसके लिए सूट हम ला देखिए, सकते हैं सर? किसी के लिखने से कानून, कोई लिखता है ठीक है, वो एग्रीमेंट की बात अलग होती है। कोई एग्रीमेंट करता है, हम एक्सेप्ट करते हैं। आप लोग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़े होंगे, कोई एग्रीमेंट करता है, वो करता है, तो वो बीच में वो डिफेंस ले अलग है। लेकिन आप बिल्कुल सूट ला सकते हैं।
भाई यदि ठीक है, हम लोग मान लो कि हम लोग शरबत पी रहे हैं, ठीक है, शरबत पीते समय और कोई कह दे कि ठीक है, मजाक मजाक में हम आपको जहर मिला रहे हैं, आप कह रहे ठीक है मिला के तो दिखा, और मिला दिया है और कुछ कैजुअलिटी हो गई, तो वो कानून में तो वो पनिशेबल है ना, उसके कहने से लिखने से नहीं होता, जो जी जी। लॉ में है वही एग्जीक्यूट होगा। और आपने यदि कुछ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है तो वो फिर देखा जाएगा, लेकिन आप तो कंसंट्रेट उसी पर रहिए जो लॉ कहता है। यदि आपका उपभोक्ता का संबंध है उसके लग रहा है और आपके उपभोक्ता के अधिकारों का हनन हुआ है, तो जी बिल्कुल आपको रिलीफ मिलेगी। जी सर, थैंक यू। नेक्स्ट। सर हमें कोई गुड इवनिंग सर। सामान खरीदने से पहले क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए सर, स्टार्टिंग में थोड़ा बता दीजिए। देखिए, क्रेता सावधान का नियम तो पहले लागू ही होता है, आप जानते हैं। और फ्रॉड से बचने के लिए वो भी चलता है, बस हमारी सावधानी है, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। आज के समय में बहुत सारे ऑनलाइन ठगी होती है, ऑनलाइन बदमाशी होती है, बार बार बैंक जो है मैसेज करते हैं कि ओटीपी मत दो, ओटीपी मत दो, हम लापरवाही करते हैं। एक्चुअल में जो फ्रॉड होता है वो सेकंड पार्ट उसका यही है, दूसरा पक्ष क्यों हमारी लापरवाही का नतीजा है। सामने वाला स्मार्ट है ये तो एक पक्ष है, दूसरा पक्ष ये भी है कि हमारी लापरवाही का नतीजा है, हम लालच बस या अपनी लापरवाही बस कुछ ना कुछ गड़बड़ करते हैं, जैसे उदाहरण के रूप में ओटीपी दे दिए या किसी के झांसे में आ गए, कहीं पूंजी फंसा दिए, कुछ किए। आप लोग अलर्ट रहेंगे तो धोखे से नहीं होंगे। और आज का कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो बहुत एडवांस है। आपका भ्रामक भी अभी शाहरुख खान की कंपनी बाइजू है ना, उस पे उसने भ्रामक विज्ञापन दिया था, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उसको 50 लाख का जुर्माना लगा है। यस यस। सर इसी तरह अन कंज्यूमर अकेडमी प्रोटेक्शन पे एक्ट भी में जो होता है भ्रामक कि विज्ञापन, एग्रीमेंट करने के बाद और सर लोगों को हटा दिया जाता है कि आप उसी सर से पढ़ो, और फिर वो पैसा दे करके वहाँ एडमिशन लेते हैं और फिर वो सर निकाल दिए जाते हैं, तो यहाँ कुछ कर सकते हैं। हेलो, या फिर से प्लीज पार्डन, रिपीट करिए, नेटवर्क सर इशू है। कुछ दिन पहले हम लोग अन अकेडमी पे कुछ खास सर के लिए ही हम लोग अन अकेडमी पे एडमिशन लिए थे, और फिर तो वो 1 साल का एग्रीमेंट बना कि ठीक है आप एडमिशन लीजिए, और वो सर को जैसे पंकज हाँ त्रिपाठी सर से मैं पढ़ रही थी, और वो सर को 3 महीना के अंदर ही उन्हें निकाल दिया गया। तो इस जगह पे हम लोगों को क्या करना चाहिए। हाँ हाँ, देखिए वो तो पंकज सर अनअटेस्ट की बात है, आपने तो अनअकेडमी में एडमिशन लिया है, पंकज तो देखिए उनकी आवाज़ कट रही है। रूबी जी हम आपको इसका आंसर बता दें, और सर अंडर प्रोसेस में भी है। जब कभी ये ये डायरेक्ट सर से भी जुड़ा हुआ है, सर इसके लिए अपना राइट्स के लिए क्लेम भी कर रहे हैं, और हमें तो हाई कोर्ट के आगे सुप्रीम कोर्ट तक भी जाने के लिए सर बिल्कुल रेडी बैठे हुए हैं। और सर के पास सुप्रीम कोर्ट तक अपने अच्छे लायर्स भी हैं, हमारे अच्छे फ्रेंड्स भी हैं। तो देखो ये तरीका क्या होता है, इसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराया जाता है, ठीक है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में, और उसके लिए वो हैवी डैमेजेस देना पड़ेगा। और कुछ जो पार्टियां होती हैं वो डैमेजेस देने के लिए तैयार भी हो गई हैं, ये ले लो वो ले लो वो ले लो, ठीक है ना, जैसे बच्चों को झुंझुना दिया जाता है ना, रो मत, आप ऐसा करो, ये खेल लो वो खेल लो। इसका प्रॉपर आंसर होता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में लिया जाता है, ठीक है। इस स्पेसिफिक परफॉर्मेंस आप भी करा सकते हैं, क्या नाम है, पार्टी भी करा सकता है जिसके साथ ये इंसिडेंट होता है, ठीक है। इसका आंसर डायरेक्ट जुड़ा हुआ है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। संजीव आपको आवाज़ आ रही है? जी जी आ रहे। हाँ चलिए चलिए, हम आप ही के लिए रुक जाते हैं, आइए। चलिए भाई, पहले आपसे बात करिए सब लोग। और किसी का कोई क्वेश्चन? रितु पूछ रहे थे। सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। चलिए, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। सर कितने घंटे की पढ़ाई जरूरी होती है हम लोगों के लिए? यार आपकी क्षमता पे है, मिनिमम देखिए कम से कम आप 4 घंटे तो रेगुलर पढ़िए बिना ब्रेक के, 4 घंटे पढ़िए,
ईमानदारी से 4 घंटे पढ़ेंगे तो काम बन जाएगा। और नहीं टाइम मिलता तो रेगुलरिटी मत तोड़िए, भले आप 1 घंटे टाइम निकालिए। अच्छा। रेगुलर नहीं पढ़ना आप कुछ, आप ये जैसे पूजा करते हैं ना हम, कि नहाने के बाद हनुमान चालीसा पढ़ना ही पढ़ना है, वही अपना बताता हूँ। मेरी आदत है इसलिए उदाहरण बता रहा हूँ। तो उसी तरह आप अपनी पढ़ाई के लिए भी रखिए कि मुझे 1 घंटा तो ये पढ़ना ही है, पूजा की तरह। जैसे पूजा कंपल्सन होना अनिवार्य है, वो आप तो मत तोड़िए कंटिन्यूटी। जैसे अपनी मदर से शिक्षा लीजिए कि वो किसी भी दिन रसोई में जाने से पहले नहाना नहीं बोलती। तो उसी तरह आप लोग का उसे पार्ट मान लीजिए, और भले 1 घंटे पढ़िए पर कंटिन्यू पढ़िए। प्रयास करिए 1 से 4 तो टाइम निकालिए। ऋतु कुमार समझ में आई? कंसंट्रेट हो के आप एक जी। घंटे भी पढ़िए ना, 1 घंटे भी कंसंट्रेशन देखिए है। कंसंट्रेट होके आप 2 घंटे 1 घंटे भी पढ़ेंगे, और बिना कंसंट्रेट हुए आप ज्यादा समय तक भी पढ़ेंगे, तो बहुत अंतर है उसमें। जी सर, उसमें है। चलिए। सर और डे या नाइट में कब पढ़ना सही होता है, डे या नाइट या फिर मॉर्निंग? देखिए, दिमाग जितना फ्रेश रहेगा और खाली रहेगा, खुला रहेगा, उतना ही आपके अच्छा चढ़ेगा। जैसे तो आप सुबह का टाइम देखिए बहुत अच्छा रहता है। रात में हम कहीं मित्र से मिले, किसी बहस हो गई, कोई ट्रैफिक वाला गड़बड़ कर दिया, तो भेजे में बहुत सारी चीज़ें चढ़ी रहती हैं। फ्रेशनेस रात में उतनी नहीं रहती। सुबह कंपैरेटिवली अच्छा कंसंट्रेशन बनता है। आप सुबह पढ़ लें तो कंपैरेटिवली अच्छा है। बहुत लोगों की आदत होती है रात में पढ़ने की, तो रात में भी पढ़ सकते हैं। अपनी अपनी आदत है, यदि वो रात में कंसंट्रेट हो सकते हैं तो पढ़ें। लेकिन पीछे की जो उनकी वरीज हैं और प्रॉब्लम्स हैं, जो दिन भर की घटनाएं हैं, वो दिमाग में ना घूमे, उन्हें साइड कर दें। कभी का अक्सर होता है ये है कि जो दिन भर हम चलते हैं, हमारी रोजमर्रा की जीवन है, तो उसमें किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, वो दिमाग में स्ट्राइक कर है लाइफ जी है। आप लोगों की आदत होती है कि वो दिन में जग ही नहीं पाते, नई पीढ़ी खासकर। वो रात में देर तक, खासकर सबसे ज्यादा खतरनाक और नजदीकी वस्तु जानते हैं क्या है? आलस मानते थे। अब उससे ज्यादा खतरनाक वस्तु मोबाइल है। हम्म जो सबसे सब नजदीकी और खतरनाक है। जो सबसे प्रिय है। मोबाइल के कारण सोते हैं, अगर सबसे मोबाइल के कारण रात में देर से सोते हैं। और एक बार मोबाइल में भिड़ गए तो पूरी रात कैसे खत्म हो गई पता नहीं चलता। तो आपको तो जब पढ़ना, तो उससे पहले का एक दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि इसको स्विच ऑफ करके बाहर फेंक देना है, कहीं रख देना है। मतलब अपने से दूर फेंकने का आशय, फेंकना नहीं, अपने से दूर करना। तो वो आपसे ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं, तो मोबाइल से आप दूरी बना लीजिए। नहीं वो आपका पूर्ण जो है तो। देखिए इस और पे मोबाइल में पूरी दुनिया है, अच्छाई बुराई सब है। तो आप जब थोड़ा सा पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करिए। फेसबुक पे घुस जाए तो रात रात कैसे बीत जाती है पता नहीं चलता। सर अभी अपने एक स्टूडेंट थे बहुत पुराने, उनका दिल्ली जुडिशरी में हुआ। थैंक यू सर। वो बहुत दिन से हमारे टच में भी नहीं थे, अभी दिल्ली जुडिशरी जी। का रिजल्ट आया तो मिलने आए। तो बाकी तो जो बातें उन्होंने, एक बात उन्होंने बहुत अच्छा बताया, कहा कि सर हमने 3 साल हो गए, जी। हमने एंड्रॉयड मोबाइल को हटा दिया था, और वो सिंपल बटन वाला मोबाइल रखते थे। हमने कहा ऐसा क्यों? बोले सर होता क्या था हाँ कि जैसे 2-4 मिनट के 10 मिनट के बाद एक बार जरूर से हाथ चला जाता था एंड्रॉयड में, कुछ न कुछ देखने का होता था। कभी क्या हुआ कि किसी का आंसर आया, या हुआ कि किसी का मैसेज आया। तो बोले मैंने एक दिन निश्चित किया कि आज मुझे एंड्रॉयड को हटाना है। तो 3 साल उन्होंने एंड्रॉयड, आप सब लोग ध्यान से सुने, 3 साल उन्होंने एंड्रॉयड मोबाइल को अनटच कर दिया, हटा दिया। और वो बटन वाला सिंपल, जिसको देख के आप लोग किसी के पास रहता हंसते होंगे कि बटन वाला लेके चलता है, वो अपने पास रखे, और उसका नतीजा मिला कि वो जो है दिल्ली जुडिशरी में सेलेक्ट हो गए।
जान लीजिए। तो मोबाइल तो देखिए बहुत घातक है। ये इलाहाबाद के ये स्टूडेंट थे। जीवंत उदाहरण है सफलता का। हाँ, दिल्ली यहीं के थे, और उनकी दो बहनें भी ऑलरेडी जज हैं। एक बहन तो इलाहाबादी में पोस्टेड है, उनके जीजा जी भी जज है, जी मतलब जी। जज की फैक्ट्री है उनके यहाँ। तो वही छूटे थे, तो उन्होंने हम्म। बताया कि सर देखिए, मैं दृढ़ निश्चय हुआ कि मैं कोविड के बाद 2020 के बाद मोबाइल को उठा के हटा दिए, बिल्कुल हटा दिए। तो ये आप लोग भी सीख लीजिए। अगर देखो दृढ़ इच्छा शक्ति बढ़ा लोगे, जिसको कहते हैं विल पावर, कि मुझे एंड्रॉयड मोबाइल को चलाइए, अगर थोड़े बहुत समय के लिए चलाइए, बाकी रख दीजिए। चलिए, और किसी का कोई क्वेश्चन जल्दी जल्दी पूछे फटाफट। कहाँ फिर मिलेंगे आपको, फिर जज साहब फिर गुड ढूंढेंगे इवनिंग आपको। सर। हाँ सर बोलिए। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मतलब जब हम पढ़ाई करते हैं तो चीज़ों को कैसे सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ें जो हमें जल्दी समझ में भी आ जाए और वो भूले भी ना। प्लान से पढ़िए। ट्रिक भी होती है, ट्रिक होती है पढ़ने की। सर, ऑनरेबल हर्ष बिहारी सर भी बताएंगे। हम लोग जैसे भूलता था तो सीधा सीधा एक धारा से लेके वहां तक बताने के बजाय अलग अलग जनरल एक्सेप्शन है। आप आईपीसी की बात करें तो आईपीसी के जो जनरल एक्सेप्शन है, तो उसमें 31 जो सेक्शन है टोटल, तो उनको अलग करके बताए, ये हटा के बताए। तो जो आप ट्रिक से पढ़ सकते हैं ना, 1 से लेके 100 तक पढ़ना भूल जाएगा। तो आप ट्रिक से ये एक फॉर्मूला कहाँ है वो उठा के पढ़ लीजिए। और कहना चाहिए कि जो आपने पेपर्स आते हैं उनको उठा के पढ़िए, अल्टरनेट भी पढ़ते रहे। गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग अंकिता जी, बोलिए बोलिए। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे कि आपसे पहले भी 1-2 बार हम पूछ चुके हैं, जैसे कि आप बताते थे 5 से 6 घंटे पढ़ना है, सेल्फ स्टडी भी करना है। सर सब कर रहे हैं फिर भी भूल जाते हैं, तो फिर बहुत ही अंदर से टूट जाते हैं सर। देखिए अंकिता आज भी जी, थोड़ा हम अंदर से डिप्रेस्ड है, लेकिन चलो आपकी जूम कॉल की लिंक आ गई, थोड़ा सा सोचा आपसे ही बात कर लेंगे। देखो पहले आप ये चीज़ जान लीजिए कि अगर हम रेगुलरिटी बनाए रहते हैं और ब्रेक नहीं होती, मान लीजिए किसी दिन कुछ कैजुअलिटी हो गई या किसी दिन हम बिज़ी हो गए, तो उस टाइम आवर को आप 1-1 घंटा अगर करते हो तो कोई बात नहीं। अगर रेगुलरिटी देखिए हम बनाए रहते हैं, जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठिएगा, देखिए सब याद आ जाएगा। अभी आपको घबराहट लग रही है, अभी आपको टेंशन लग रहा है, ठीक है ना। लेकिन जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठिएगा, अगर आपने सच में तैयारी किया है, सच में आपने याद किया है, अपने कोर्स को पढ़ा है, तो 100% आप लोग को एग्ज़ामिनेशन हॉल में याद आ जाता है। चाहे वो प्रीलिम्स का एग्ज़ामिनेशन हो, चाहे मेंस का एग्ज़ामिनेशन हो। कंटिन्यूशन ब्रेक नहीं करना है। जैसे हाँ, तो अगर मैरिड होने की वजह से कभी कभी कम भी हो जाता है, कभी ज्यादा भी हो जाता है। बट सर कभी तो जैसे कि कभी कोई रिजल्ट आया, जैसे कि यूपी वाला आया तो नहीं हुआ, तो टेंशन ज्यादा हो जाती है, एकदम डिप्रेस्ड हो जाते हैं। नहीं हुआ तो आप खुद खोजिए कि किन कारणों से नहीं हुआ। देखिए कैंडिडेट से ज़्यादा अच्छा असेसमेंट कोई नहीं कर सकता। आप खुद ये पता लगाइए कि क्या कारण था। देखिए पब्लिक सर्विस कमीशन ने रिजल्ट का आंसर शीट भी दे दिया है यूपी का, तो आप खुद देखिए कि हमारे जो क्वेश्चन गलत हुए वो क्यों गलत हुए। क्या हमको वो क्वेश्चन की नॉलेज नहीं थी, या वो क्वेश्चन मुझे आता था लेकिन इसके बाद भी हम गलत कर दिए। क्या हम टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए, क्वेश्चन छूट गया। इसको देखिए, आपको अपनी असेसमेंट खुद करना है। देखिए आप लोग को तो हमने बहुत बार बताया है, जब आप लोग अपनी पढ़ाई वगैरह कर लीजिए, जब सारे काम आप कर लीजिए, अभी आपको लगता है कि आप बेड पे जा रहे हैं, अब सोने जा रहे हैं, तो सभी लोग 5 मिनट का समय दिया करो सेल्फ असेसमेंट, स्वयं मूल्यांकन प्रतिदिन। और ये तब तक करोगे जब तक ये मानव शरीर जिंदा रहेगा। जितना आप सेल्फ असेसमेंट करोगे, अपने बारे में मूल्यांकन करो, उतनी पर्सनालिटी आपकी निखरेगी। क्या, जब आप बिल्कुल बेड पे जाइए, अब लगे कि मैं सोने जा रहा हूँ, ठीक है, तब आप ये सोचिए कि सुबह जब मैं उठा था आज, तब से लेकर अभी तक
हमसे क्या क्या पॉजिटिव वर्क हुआ, क्या क्या निगेटिव वर्क हुआ, कितने घंटे में ऑनेस्टी से पढ़ा, कितना टाइम आज हमने जानबूझ के ख़राब कर दिया, कितना टाइम किसी दूसरे ने हमारा ख़राब कर दिया। ये अपना मूल्यांकन करिए, तो आपको एक एक चीज़ का आंसर आ जाएगा कि आज हमारी पढ़ाई बहुत अच्छी हुई, आज हमारी पढ़ाई बिल्कुल ख़राब हुई, आज हमारी पढ़ाई थोड़े समय के लिए डिस्टर्ब हो गई। अगले दिन उस कमी को तुरंत दूर करिए, तीसरे दिन फिर दूर करिए, चौथे दिन फिर दूर करिए। ये ऐसे बराबर चलता रहेगा, चलता रहेगा। जैसे घर में झाड़ू लगाई जाती है, आज आपने झाड़ू लगाई घर में, कल कूड़े निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे? निकलेंगे सर। कहाँ से आ गए? आए कम कहाँ से? निकले। कम नहीं निकले, उससे ज़्यादा निकलेंगे। कहाँ से आए? जब कल आपने झाड़ू साफ कर लिया, आपके मेड ने साफ कर दिया, आपने खुद ही साफ कर लिया, पोछे लगा लिया, सब कर लिया, कल कहाँ से कूड़े आए? जैसे वो समझ में नहीं आता ना कि कहाँ से आए, वैसे अपनी गलती समझ में नहीं आती। अब अगर आप समझ जाओ कूड़े कहाँ से आए, डस्टबिन रख लीजिए, घर के लोगों को बताइए कि हर लोग डस्टबिन में डालें, ठीक है? तो डस्टबिन में डालेंगे तो अगले दिन आपको कूड़ा कम नज़र आएगा, ठीक है? चलिए आप लोग के क्वेश्चन और बताते हैं, पहले आज के हमारे संजीव जी से बात हो जाए। हाँ सर एक सेकेंड। हाँ संजीव, आवाज़ आ रही है आपको? हाँ चलिए बोलते रहिए आप लोग। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि यदि हम ओल्ड क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं तो मेन एग्जाम में उसका कितना बेनिफिट मिलता है? देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, लॉ के स्टूडेंटों को हर समय अपने को अपडेट रखना है। अपडेट का मतलब है कि अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, अब वो प्रोविज़न बदल चुका है, तो प्रीवियस ईयर के आंसर आपने याद कर लिए तो आपके लिए वो घातक। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई प्रीवियस ईयर का पेपर आप सॉल्व कर रहे हैं, उसमें आता है कि भारत के राष्ट्रपति कितने लोग को लोकसभा में मनोनीत कर सकते हैं। तो आपको 2019 के पहले का कोई भी पेपर होगा तो उसमें आंसर मिलेगा 2, मिलेगा ना? और वर्तमान में क्या स्थिति है? कोई नहीं सर। कोई नहीं। तो ये कब आया, किस संशोधन के द्वारा आया? 103 ये किस संविधान सभा? बोलिए 103। तो अपने को अपडेट रखिए। मान लीजिए आपने कोई पुराना क्वेश्चन सॉल्व किया, जार कर्म के अपराध में एडल्ट्री के ऑफेंस में कितना दंड है, आपने देखा कि उसमें 2 वर्ष लगा है आंसर में, आपने 2 वर्ष याद कर लिए, लेकिन आपको अपडेट ये रहना है कि अब वो ऑफेंस खत्म हो गया। समझ रहे हैं ना? तो प्रीवियस ईयर का पेपर तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो तो आपका पूरा विटामिन की तरह काम करता है, बट न्यू एडिशन के साथ।